उसने मेरी बातों से ठीक अंदाजा लगा लिया था, मगर इस्लाम के अटूट रिश्ते ने मेरी जान बचा ली थी। मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैं वादा करता हूँ कि वैसा ही करूंगा जैसा वो कह रहा है। हकीकत ये थी कि मैं खुद भी वहां से पाकिस्तान फरार होना चाहता था। अगरचे उस वक्त मशरकी पाकिस्तान की सियासी फजा बेहद खराब थी, लेकिन वो पाकिस्तान तो था और वहां से मैं आसानी से लाहौर जा सकता था। झंग सियाल के इस मुसलमान दुकानदार का नाम शेख अहमद बख्श था। दोपहर के वक्त वो नौकर को दुकान पर बिठाकर घर गया और वापसी पर उसकी टोकरी में एक जनाना बुर्का था। जब शाम गहरी हो गई तो उसने मुझे बुर्का पहनाया और कहा कि दुकान से निकलकर मेरे पीछे पीछे चले आना। मैंने बुर्का पहन लिया। मेरे जूते भी उसने बदलवा दिए थे। मैंने 100 रुपए के 2 पाकिस्तानी नोट और मशरकी पाकिस्तान की सरहद का छोटा सा नक्शा बड़ी होशियारी से बाथरूम में जाकर पहले ही निकाल लिया था। मैं जनाना सैंडल और बुर्का पहनकर दुकान से निकल आया। अहमद बख्श मेरे आगे आगे चल रहा था। बाजार में काफी रौनक थी। नकाब की जाली से मैंने नजर अपने मोहसिन पर लगा रखी थी और उसके पीछे पीछे चल रहा था। 2-3 बाजार घूमकर एक चौराहा आया। उसने एक खाली रिक्शा रुकवा लिया, फिर सर के हल्के से इशारे से मुझे बैठने को कहा। रिक्शा हम दोनों को लेकर कई बाजारों में से गुजरता लोअर चीतपुर रोड की एक पुरानी मगर बहुत बड़ी बिल्डिंग के फाटक में दाखिल हो गया। बिल्डिंग के अंदर एक कुशादा सहन था जहां दीवार के साथ पानी के नल थे। उसके नीचे बाहर वाली दुकानों के 2 नौकर बर्तन धो रहे थे। रिक्शे से उतरकर हम पहली वाली तंग सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल के एक फ्लैट में पहुंच गए। शायद उसने अपनी बीवी को सब कुछ बता रखा था। उसने मुझे बुर्के में देखकर किसी किस्म की हैरत जाहिर न की। रात के खाने के बाद अहमद बख्श मुझे वहां से निकालकर उस इलाके की मस्जिद नाखुदा के करीब एक खाली फ्लैट में ले गया और मुझे हिदायत की कि मैं वहां से हरगिज बाहर कदम न रखूं। जहां दीवार के साथ एक जानिब जूतों के डिब्बों का अंबार लगा हुआ था। उसने अलमारी में से चादर निकालकर फर्श पर बिछा दी और तकिया भी लगा दिया। बोला तुम आराम करो और दरवाजा अंदर से बंद कर लेना, मैं भी बाहर से ताला लगा दूंगा। खबरदार बत्ती रोशन न करना, मैं सुबह आऊंगा। मेरे पास पानी की एक बोतल और सिगरेट का एक पैकेट छोड़कर वो चला गया। सारी रात मच्छरों ने मुझे सोने न दिया। अंधेरे में बैठा सिगरेट फूंकता रहा। किसी वक्त थोड़ी देर को आंख लगती तो मच्छर काट कर जगा देते। अल्लाह सुबह मस्जिद नाखुदा से अजान की आवाज आई। फिर बाहर से कोई ताला खोलने लगा। मैं चौकस हो गया। दरवाजा खुला और मेरा मोहसिन अंदर आ गया। वो मेरे लिए नाश्ता लाया था। उसने बताया कि मेरे निकलने का बंदोबस्त हो गया है। आज रात 2 बजे कमरदीन नामी एक आदमी आएगा। वो मेरा खास आदमी है। मैंने उसे सब कुछ बता दिया है। वो तुम्हें सरहद पार करवा देगा। मैं खामोश रहा। शेख अहमद बख्श ने जेब से बटवा निकाला। उसमें से पाकिस्तानी करेंसी के 100 के 5 नोट निकालकर मुझे दिए और कहा, मैं एक मामूली दुकानदार हूँ, इससे ज्यादा तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। बर्तन टोकरी में रख कर जाने लगा तो कहा, मैं दोपहर को खाना लेकर आऊंगा। मैं उसे ममनूनियत भरी नजरों से देखता रहा। वो चला गया। दोपहर को एक बार फिर मेरे लिए खाना लेकर आ गया। उसने मेरे फरार के मौजू पर कोई बात न की, बस इधर उधर की बातें करता रहा। रात के खाने के बाद उसने सेफ्टी रेजर दिया और कहा कि शेव कर लेना। मेरी दाढ़ी काफी बढ़ाई थी। फिर मुझसे बगलगिर हुआ और रात के 2 बजे तैयार रहने की ताकीद करके चला गया। उसके जाने के बाद मैंने शेव बनाई, गुस्ल किया। दोपहर को उसने मुझे बंगला कुर्ता और पाजामे का एक जोड़ा दिया था। वो मैंने पहन लिया। मशरकी पाकिस्तान के नक्शे की अब मुझे जरूरत नहीं थी। वैसे भी ये मुझे जासूसी के इल्जाम में पकड़वा सकता था। मैंने नक्शे को फाड़ कर बाथरूम में फेंक दिया। 700 रुपए के पाकिस्तानी करेंसी नोट तय करके जेब में रखे और सिगरेट सुलगाकर रात गहरी होने का इंतजार करने लगा। वक्त बड़ी मुश्किल से गुजर रहा था जब मेरी घड़ी की सुई ने ठीक रात के 2 बजाए। दरवाजे के ताले में चाबी घूमी। मेरे कान खड़े हो गए। मैंने आहिस्ता से पूछा, कौन है? दूसरी तरफ से पुरसुकून भारी आवाज आई, कमरदीन। दरवाजा खुलकर बंद हो गया। अंधेरे में दरमियाने कद और दुबले पतले बदन का एक आदमी अंदर आया। वो भी बंगाली लिबास में था। वो मेरे करीब चटाई पर बैठ गया और मुझसे पंजाबी में बोला, तुम्हें बंगाली नहीं आती? मैंने नफी में सर हिला दिया। बोला, फिर तुम दूसरे लोगों के लिए इस वक्त तक गूंगे होगे जब तक मशरकी पाकिस्तान की सरहद पार नहीं कर लेते। मैंने इस बात में सर हिला दिया। उसने पूछा कि मेरे पास पाकिस्तानी करेंसी कितनी है। मैंने जेब से 100 के 7 नोट निकाल कर उसके सामने रख दिए। उसने सारे नोट उठाए, उनको जोड़कर मोमबत्ती सी बनाई और अपने पाजामे के नेफे में डाल लिया। फिर जेब से भारतीय करेंसी के रुपए वाले 4 नोट मुझे दिए और कहा, इन्हें अपने पास रखो, भूलना नहीं कि तुम गूंगे हो। इतने में नीचे किसी मोटर के आहिस्ता से रुकने की आवाज सुनाई थी। कमरदीन ने मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया। फ्लैट से निकलकर उसने दरवाजे पर ताला लगाया और हम तंगो तारीख सीढ़ियां उतरकर नीचे बाजार नुमा गली में आ गए। एक पुराने मॉडल की मोरिस गाड़ी बिजली के खंबे से जरा आगे खड़ी थी। उसकी पिछली सीट का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैं और कमरदीन पिछली सीट पर बैठ गए। गाड़ी का इंजन गरजा और गाड़ी जकरिया स्ट्रीट के इलाके की नीम तारीख सुनसान गलियों से निकलकर लोअर चेतपुर रोड पर दौड़ने लगी। ड्राइवर खामोशी से गाड़ी चला रहा था। हम भी चुप थे। रात के सन्नाटे में गाड़ी वीरान सड़कों पर तेजी से अपनी मंजिल की तरफ जा रही थी। उस जमाने में भी कलकत्ता बहुत वसी और दूर तक फैला हुआ शहर था।
1 घंटे तक हमारी गाड़ी शहर की सड़कों पर चलती रही। फिर मज़ाफ़ाती इलाका शुरू हो गया। अब हमारी दोनों जानिब खेत थे, उनमें नारियल के दरख्त पिछली रात की ठंडी हवा में आहिस्ता आहिस्ता लहरा रहे थे। हम एक ऐसी सड़क पर आ गए जहाँ कारखानों की चिमनियां आसमान की तरफ उठी हुई थीं। आसमान पर सितारे अब फीके पड़ने लगे थे। इस दौरान मेरे साथी ने मुझसे कोई बात नहीं की। मोटर गाड़ी कारखानों की चिमनियां पीछे छोड़कर वीरान इलाकों में आई तो कमरदीन ने सिगरेट सुलगाया और ड्राइवर से पंजाबी में कहा, मेरा थैला साथ रख लिया था। ड्राइवर ने कहा हाँ जी और कहकर खामोश हो गया। मैं समझ गया कि ये ड्राइवर कोई गैर नहीं है। फिर भी मैंने कोई बात करना मुनासिब ख्याल न किया और खामोश बैठा रहा। मेरी आंखें सुलझ रही थी मगर मैं उनसे कोसों दूर था। पांव फटने लगी तो गाड़ी एक जंगल में दाखिल हो गई जहां हवा में खुनकी थी। जंगल खत्म हुआ तो हल्का हल्का उजाला फैल चुका था। हमारी मोटर अब एक कच्ची सड़क पर से गुजर रही थी। बाएं जानिब टेलीफोन के खंभे दूर तक चले गए थे। हमने कई छोटी छोटी नदियों के पुल अबूर किए। दिन पूरी तरह निकल आया और धूप चारों तरफ फैल गई तो छतरीदार झाड़ियों के एक टीले के करीब से निकलकर मोटर एक जगह रुक गई। आगे बांस के झुंड में एक छोटा सा रास्ता घने जंगल की तरफ जा रहा था। कमरदीन ने थैला उठाया और ड्राइवर को वापस भेज दिया। हम पैदल चलने लगे और जंगल में काफी दूर तक आ गए जहाँ चंद एक खपरेल की झोंपड़ियां भी नजर आईं। कमरदीन मुझे एक दरख्त के नीचे खड़ा करके एक झोंपड़ी के पास गया। उसने किसी को आवाज दी। अंदर से एक देहाती बंगाली बाहर आया जिसने सिर्फ एक मैली सी धोती पहन रखी थी। कमरदीन उससे बंगला जबान में बातें करने लगा। फिर वो उसे लेकर मेरे पास आया। बंगाली में मुझसे हाथ मिलाया और हमें एक खाली झोंपड़ी में ले गया जहां हमने चावल मछली खाई, काली कड़वी चाय पी। कमरदीन ने मुझे बताया कि ये बंगाली मुसलमान है और हमारा अपना आदमी है, मगर उसे यही बताया गया है कि तुम गूंगे हो और तुम्हें सरहद पार करवानी है। ये आदमी आज रात तुम्हें अपने साथ सरहद पार करवाने ले जाएगा। तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने उसे तुम्हारी रकम में से 500 रुपए दे दिए हैं, बाकी 200 रुपए तुम अपने पास रखो। कमरदीन ने 100 के 2 पाकिस्तानी करेंसी नोट मेरे हवाले कर दिए। हम झोंपड़ी में लेट गए। रात भर का मैं जागा हुआ था। शाम तक सोता रहा। मैं जागा तो कमरदीन वहां पर नहीं था। बाहर शाम का हल्का हल्का अंधेरा फैलने लगा था। कमरदीन एक और झोंपड़ी से निकलकर मेरी तरफ आया। उसने थैला मुझे देकर कहा, इसमें तरकारी है, ये तुम हिली के स्टेशन मास्टर के सुपुर्द करोगे। ये थैला और तरकारी हमारी निशानी है। हिली का स्टेशन मास्टर हमारा अपना आदमी है। हिली मशरकी पाकिस्तान की सरहद पर है। हिली का स्टेशन मशरकी पाकिस्तान में और स्टेशन मास्टर नजर का क्वार्टर भारत यानी मगरबी बंगाल की सरहद में है। मशरकी पाकिस्तान की सरहद किसी को समझ में नहीं आ सकती। ये बंगाली तुम्हें किसी न किसी तरह अपनी हिफाजत में स्टेशन मास्टर के क्वार्टर तक पहुंचा देगा। उसके बाद स्टेशन मास्टर तुम्हें बॉर्डर क्रॉस करवाएगा। अब मैं जाता हूँ। मेरा साथी कमरदीन वापस कलकत्ते की तरफ चला गया। मेरा बंगाली रहनुमा ने रात को मुझे चावल और मछली का पतला शोरबा दिया। उसके बाद उसने इशारे से मुझे सो जाने के लिए कहा। मैं झोंपड़ी में बिछी चारपाई पर लेट गया। यहाँ बहुत मोटे मोटे मच्छर थे। इन मच्छरों ने काट काट कर बुरा हाल कर दिया। आधी रात के बाद बंगाली रहनुमा आ गया। उसने मैली कुचैली सदरी भी पहन रखी थी। इशारे से उसने मुझे साथ चलने को कहा। हम झोंपड़ी से निकलकर अंधेरे जंगल में एक तरफ रवाना हो गए। उस वक्त मशरकी पाकिस्तान जानी बांग्लादेश की सियासी सूरत हाल ये थी कि मुजीबुर रहमान की अवामी लीग भारी अक्सरियत से जीत चुकी थी। मुजीब अपने साथ 6 नुकाती फार्मूला लाया था। इस दौरान बंगाली मुसलमानों के दिलों में मगरबी पाकिस्तान के खिलाफ नफरत के जज्बात भर दिए गए थे और वहाँ इंतखाबात इसी नफरत की बिना पर हुए थे। अब फाते अवामी लीग इक़्तिदार के साथ साथ मगरबी पाकिस्तान से मुकम्मल आज़ादी का भी मुतालिबा कर रही थी। अवामी लीग की कामयाबी के साथ ही भारतीय फौजें मगरबी बंगाल की सरहदों पर पहुंच गई थीं और पूरी 5 डिवीजन फौज ने मशरकी पाकिस्तान को अपने घेरे में ले रखा था। ये नक्लो हरकत बड़ी खामोशी से हो रही थी और भारत के अज़ाइम साफ जाहिर थे कि वो मुजीबुर रहमान की अवामी लीग की मदद से बांग्लादेश को आज़ाद करवाना चाहता है। ये रहनुमा मुझे बेहद दुश्वार गुजार रास्तों से ले जा रहा था। वो भारतीय बॉर्डर फोर्स की चौकियों से बचकर गुजर रहा था। हमने कई नदियां और नाले उबूर किए। कोई 2 बजे रात मुझे दूर एक टीले की आगोश में कुछ धुंधली रोशनियां दिखाई दी। चूंकि मैं गूंगा और बहरा बना हुआ था इसलिए मेरा बंगाली साथी मुझसे इशारों में ही बात करता था। बाद में मुझे मालूम हुआ कि वो मगरबी बंगाल का सरहदी गांव बन गांव था, जहां से हिली का सरहदी स्टेशन चंद मील के फासले पर था, जहां भारतीय फौजियों के साथ पाकिस्तानी फौज के जवानों ने तारीखी जंग लड़ी और शुजात और सरफरोशी की तारीख में सुनहरा बाब रकम किया। यहाँ तक कि खुद भारतीय फौज के जर्नैलों को पाकिस्तानी फौज की बहादुरी और जज्बा शहादत का एतराफ करना पड़ा। हम बन गांव से काफी दूर रहकर एक घाटी में से गुजर रहे थे जहां चारों तरफ जंगली झाड़ियां और बांस के झुंड थे। रात का पिछला पहर था। मेरी घड़ी की चमकदार सुइयां 4 बजा रही थी। एक टीले की ढलान पर दूर रेलवे का सिग्नल दिखाई दिया। उसकी बत्ती सुर्ख थी। बंगाली रहनुमा मुझे अपने पीछे आने का इशारा करके एक दर्रे में दाखिल हो गया। ये दर्रा एक तंगो तारीक घाटी से गुजरकर एक खुश्क नाले में उतर गया था। नाले से बाहर निकले तो कुछ फासले पर एक ढलवान छत वाले क्वार्टर का खाका अंधेरे में उभरता दिखाई दिया।
बंगाली रहनुमा ने मुझे इशारा करके वहीं ठहरने को कहा। वो खुद ऊंची नीची जंगली घास में चलता हुआ क्वार्टर में दाखिल हो गया। मैं सांस रोके अपनी जगह पर खड़ा रहा। कुछ देर बाद वो वापस आकर मुझे भी अपने साथ अंदर ले गया। वहां मेरी मुलाकात हिली के मुसलमान मगर भारतीय बंगला स्टेशन मास्टर नजरुल से हुई। मैंने उसे थैला दिया तो उसने तरकारी निकाल कर गौर से उसे देखा और फिर मुझे क्वार्टर की पिछली कोठरी में जाकर आराम करने का मशवरा किया। कोठरी में लकड़ी का एक तख्त बिछा हुआ था। मैं उस पर लेट गया। दिल में तरह तरह के वसवसे पैदा हो रहे थे, लेकिन अब तक सारा काम बड़ा तसल्ली बख्श अंदाज में हुआ था, इसलिए मैं कदरे मुतमईन भी था। मेरे बंगाली रहनुमा ने मुझसे 100 रुपए का पाकिस्तानी नोट लिया और वापस चला गया। शायद ये नोट उसने हिली के स्टेशन मास्टर को देना था। मुंह अंधेरे स्टेशन मास्टर नजरुल ने मुझे चाय पिलाई, डबल रोटी का एक टुकड़ा खाने को दिया और इशारों में बताने लगा कि मुझे उसके साथ चलना होगा। वो मुझे क्वार्टर के पिछले दरवाजे से निकाल कर खेतों और नारियल के झुंडों से गुजारता हुआ एक रेलवे लाइन पर ले आया जहां एक मालगाड़ी खड़ी थी। उसने एक डिब्बे की तरफ इशारा किया तो मैं मालगाड़ी के डिब्बे में घुस गया। अंदर लकड़ी के बड़े बड़े डिब्बे पड़े थे। स्टेशन मास्टर ने इशारों में बताया कि गाड़ी मुझे ढाका पहुंचा देगी और मैं इस दौरान बाहर निकलने की कोई कोशिश न करूं। स्टेशन मास्टर ने मुझे पानी से भरी हुई छोटी सी सुराही और एक खाली नारियल दिया जो उबले हुए चावलों से लबरेज था। वो डिब्बे का दरवाजा बंद करके चला गया। मैं लकड़ी के डिब्बों के पीछे छुप कर बैठ गया। बंद डिब्बे की दर्जों से सुबह की रोशनी अंदर आने लगी। जनवरी का महीना शुरू हो चुका था, जिसकी वजह से मशरकी पाकिस्तान का मौसम खुशगवार था। 2 घंटे बाद डिब्बा खिसकना शुरू हुआ और उसे मालगाड़ी के साथ जोड़ दिया गया। मालगाड़ी हिली के रेलवे स्टेशन से रवाना हुई तो मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। सारा दिन गाड़ी चलती रही। उसकी रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी। उसने कई पुल उबूर किए। मैंने नारियल में भरे हुए उबले चावल निकाल कर खाए और सुराही से पानी पी लिया। दिन के 2 बजे गाड़ी किसी रेलवे स्टेशन पर देर तक रुकी रही। जहां से चली तो उसकी रफ्तार खासी तेज हो गई। दिन गुजर गया, रात आ गई। मैं डिब्बों के दरमियान टांगे पसार कर थोड़ी वर्जिश कर लेता ताकि बैठे बैठे टांगे अकर न जाएं। रात को फिर मैंने बाकी मांदा चावल खाए और एक खोखे से टेक लगाकर सोने की कोशिश करने लगा। सारी रात गाड़ी चलती रही। बीच बीच में मेरी आंख खुल जाती और मैं घड़ी पर वक्त देख लेता। रात के 3 बज रहे थे कि गाड़ी के पहियों में ऐसी गड़गड़ाहट शुरू हो गई जिससे अंदाजा हुआ कि गाड़ी किसी रेलवे स्टेशन के बहुत बड़े यार्ड से गुजर रही है। शायद ढाका का बड़ा रेलवे स्टेशन आ गया था। मैंने एक दर्ज में से बाहर देखा। मुझे रोशनियां पीछे की तरफ भागती हुई दिखाई थी। जो मकानों, कोठियों और कारखानों की रोशनियां थी। गाड़ी की रफ्तार कम हो गई थी। रेलवे यार्ड से गुजरते हुए मालगाड़ी ने निस्फ घंटा लगा दिया था। आखिर एक हल्के से धचके के साथ गाड़ी रुक गई। मैंने सुराख में से एक बार फिर बाहर देखा। प्लेटफॉर्म कुछ फासले पर सामने की तरफ था। बीच में 2 रेलवे लाइनें थी। अब सबसे बड़ा मसला डिब्बे से बाहर निकलने का था। डिब्बा बाहर से बंद था। जब तक कोई उसे बाहर से न खोलता मैं नीचे नहीं उतर सकता था। आदमियों की आवाजें आने लगी। ये शायद रेलवे के मुलाजमीन थे और बंगला बोल रहे थे। बाहर अभी अंधेरा था। कोई शख्स डिब्बे के पहियों पर हथौड़े की जरब लगाते गुजर गया। मैंने सुराख के साथ आंख चिपका दी। मुझे कोई आदमी दिखाई न दिया। गाड़ी रुकने से डिब्बे में हब्स हो गया था। मुझे ऐसी आवाजें सुनाई दी जैसे कुछ लोग पीछे से मालगाड़ी के दरवाजे खोलते चले आ रहे हैं। मैं डिब्बों के पीछे छुप गया। मेरे डिब्बे का दरवाजा भी खोल दिया गया। ये रेलवे के आदमी थे। वो तेज लहजे में बातें करते आगे बढ़ गए। ये सिर्फ मालगाड़ी के डिब्बों के दरवाजे ही खोल रहे थे जो मेरे लिए आजादी का पैगाम था। जब आवाजें दूर चली गईं तो मैंने सर बाहर निकाल कर देखा। रेलवे मुलाजमीन की एक टोली हाथ में लालटेन पकड़े मुझसे काफी फासले पर एक डिब्बे का दरवाजा खोल रही थी। मैंने मौका गनीमत जानकर डिब्बे से बाहर छलांग लगा दी और रेलवे लाइन पर गिर पड़ा। जल्दी से खुद को संभाला और दौड़कर प्लेटफॉर्म पर चढ़ गया। प्लेटफॉर्म सुनसान था। मैं एक लम्हा भी जाया किए बगैर ये मालूम करना चाहता था कि ये कौन सा स्टेशन है। मैं बंगाली कुर्ते पाजामे में मलबूस था। छोटा सा पुल अबूर करके मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ गया। यहाँ कुछ बंगला मुसाफिर मर्द और औरतें अपने सामान की गठरियों के पास सो रहे थे। किताबों और चाय के स्टॉल भी थे। एक जगह मुझे अंग्रेजी में कमलापुर लिखा हुआ नजर आया। मेरे दिल में इत्मीनान की लहर दौड़ गई। ढाका रेलवे स्टेशन का नाम कमलापुर ही था। मैं ढाके पहुंच चुका था। मैं 2nd क्लास की इंतजार गाह में दाखिल हो गया, जहां भी मुसाफिर अपने सामान के पास सो रहे थे। मैंने बाथरूम में जाकर मुंह हाथ धोया। आईने में अपनी सूरत देखी। मैं पहले से कुछ कमजोर हो गया था और मेरा रंग भी सांवला हो रहा था। जहाँ मैंने एक बंगाली हजाम से शेव बनवाई। उसे 100 का नोट दिया तो वो बोला कि मेरे पास छुट्टा नहीं है। टी स्टॉल वाले से 1 रुपया लेकर हजाम को दिया। डट कर नाश्ता किया। मैं बंगला की बजाय उर्दू में बात कर रहा था। मैंने महसूस किया कि टी स्टॉल वाला बंगाली मुझे मुश्तबा बल्कि नापसंदीदा निगाहों से देख रहा था। ये मुजीबुर रहमान और भारतीय हुकूमत के कारिंदों की जानिब से मगरबी पाकिस्तान वालों के खिलाफ चलाई हुई मुहिम का असर था। लेकिन अभी हालात इतने खराब नहीं हुए थे। प्लेटफॉर्म पर मैंने मगरबी पाकिस्तान के कुछ सिपाहियों को भी पहरा देते देखा। मैं भारत की सरहद पार करके मशरकी पाकिस्तान में दाखिल होने पर बेहद खुश था। मुझे आजादी और कुशादगी का एक नया एहसास हो रहा था। मैं मौत के मुंह से निकलकर वतन पाक की सरजमीन पर पहुंच गया था। मेरे पास 100 रुपए की करीब पाकिस्तानी करेंसी थी। ढाका मेरे लिए अपना मगर अजनबी शहर था।